ठीक है, तो इन दिस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में। ठीक, अब फिज़िक्स में हमारे पास बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम टोटल 4 कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 और वाटर का होता है 4/3। ठीक है, तो ये सिर्फ एक प्योरली एक नंबर है, आगे कोई भी यूनिट वगैरह नहीं है। 12th में आप दो क्वांटिटीज़ और पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। दोनों ही मीडियम की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका भी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होता है। ठीक, ये एक टाइप की क्वांटिटीज़ हुई। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी जिनको हम बोलेंगे कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फिज़िक्स में कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक, अब मैग्नीट्यूड से हमारा मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड का मतलब होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, एक तो होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होगा एक प्रॉपर यूनिट भी। ठीक है, एग्जांपल टाइम 5 सेकेंड 10 सेकेंड, तो क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू है? ये यूनिट है। 1 आवर कोई कह दे तो ये 1 क्या, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये मेरा यूनिट है। ठीक है, तो टाइम, डिस्टेंस, मास, ये सारी ही स्केलर क्वांटिटीज़ है। इनको डिफ़ाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी उनको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, साथ में आपको डायरेक्शन भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं कि दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल होगा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स और भी है। ठीक है, और एक अलग क्लास ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम कहते हैं टेंसर्स। प्रेशर, स्ट्रेस, आगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे रोटेशन वाले चैप्टर में। ये सारी ही क्वांटिटीज़ टेंसर क्वांटिटीज़ है। टेंसर को हमें नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हैं वेक्टर्स की स्टडी में। ठीक है, तो ये तो मोटे मोटे में 4 कैटेगरीज़ में कैटेगराइजेशन हुआ। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ओनली का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। दूसरे में हो जाएगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। और एक अलग कैटेगरी होती है टेंसर। टेंसर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब हमें पता है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होंगी, एक होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होगा यूनिट साइज़। एन से हमने डिनोट किया है न्यूमेरिकल वैल्यू, यू से हमने डिनोट किया है यूनिट साइज़। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट साइज़ इज़ कांस्टेंट। तो अगर n और u का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो मैं उसको स्टेट्स के फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, इसी को यूज़ करते हैं हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, यूनिट कन्वर्जन वाले में। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ा हो गया तो यूनिट साइज़ छोटा हो जाएगा, अगर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा कर दिया तो यूनिट साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक, n इंटू यू के कांस्टेंट होने का यही सिंपल सा मतलब है। ठीक, अब आते हैं डेफिनेशन पे कि स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, एंड दीज डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज़ को ही हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ जो होंगी वो आपके रूल्स ऑफ अलजेब्रा, जो नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के रूल्स हैं, उनको पूरा फॉलो करेंगी। एग्जाम्पल है मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ये सारी ही क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? दीज आर स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, इन्हीं की बंधु क्वांटिटीज़ है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर बोथ, क्या क्या बोथ? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, टू बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती थी, ये रूल्स ऑफ अलजेब्रा को नहीं फॉलो करेंगी, ये रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेंगी। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में बेसिकली हमें 3 लॉज या 3 रूल्स सीखने हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और 2 से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी सीखेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल अलजेब्रा से अलग है, वेक्टर्स इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। मोशन इन वन डायमेंशन में हम मोशन पैरामीटर्स में इनकी खास में स्टडी करते हैं। ये सारी ही क्वांटिटीज़ कैसी है? हमारी वेक्टर्स हैं। ठीक है,
अब वेक्टर्स को अगर हमने समझ लिया कि वेक्टर होता क्या है, तो अब हमें सीखना है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर हमें सिर्फ लिख के वेक्टर को डिफाइन करना है, लिख के बताना है, तो उसको हम बोल्ड कैपिटल लेटर से यूजुअली लिखेंगे। उसके सर के ऊपर लगाना एरो ऑप्शनल है, ठीक है। बोल्ड में लिखना ज़रूरी है। बोल्ड में आपने ए लिखा है, इसका मतलब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ठीक है। इसके ऊपर आप एरो चाहे तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, ठीक है। वेक्टर लगा दिया, ये एरो लगाया नहीं लगाया मैटर नहीं करता, बट कंडीशन क्या है, ये ए हमेशा ही बोल्ड यानी कि कैपिटल होना चाहिए। स्मॉल ए से कभी भी कोई भी वेक्टर स्मॉल लेटर से वेक्टर्स रिप्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो कैपिटल लेटर यूज़ करना है। ऊपर में एरो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। ये है लिख के रिप्रेजेंट करने वाली बात। ग्राफिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना है वेक्टर्स को, तो हम एरो ड्रॉ करके करते हैं, ठीक है। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है, ड्रॉन टू सूटेबल स्केल। ऐसा नहीं कि एरो का लेंथ हमने अपने मन से डिसाइड कर लिया, नहीं, ठीक है। तो एरो का जो लेंथ है वो सूटेबल स्केल पे होगा, और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर्स को ग्राफिकली, उसमें एरो का जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को, और जो टिप है एरो का, ठीक है, टेल से हेड की तरफ, वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स है। मुझे एक वेलोसिटी वेक्टर प्लॉट करना है जिसका वैल्यू है 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये तो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन है टूवर्ड्स नॉर्थ। दूसरा मुझे एक एक्सीलरेशन वेक्टर प्लॉट करना है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन है टूवर्ड्स ईस्ट। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ये है मेरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। इसमें एरो हम हमेशा कन्वेंशन है नॉर्थ की तरफ ही लगाते हैं, ठीक है। तो अब अगर एक्सीलरेशन वाला वेक्टर 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का है टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन मेरी आगे की टूवर्ड्स ईस्ट होगी। तो इस ईस्ट की डायरेक्शन में मैं 5 यूनिट के लेंथ का एक एरो चूज़ करूँगा, और उसको बोलूँगा कि ये मेरे एक्सीलरेशन वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर 10 यूनिट्स का है, कहने का मतलब एक्सीलरेशन वेक्टर का 2 टाइम्स, तो जब मैं ग्राफ में बनाऊँगा तो ये उसका 2 टाइम्स दिखाई भी देना चाहिए। समझ आ रही है बात। तो ये अगर 5 यूनिट है तो ये अप्रॉक्सीमेटली देखने में आप जब बनाएंगे कॉपी में, तो ये अप्रॉक्सीमेटली उसका डबल थोड़ा सा दिखना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम स्केल पे बनाएंगे तो इसका डबल होगा ही। याद क्या रखना है, एरो लेंथ रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड, और टिप ऑफ द एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम 2 स्ट्रेट लाइंस लिख के उसके अंदर वेक्टर ए ऐसा लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे अगर 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में मैंने ए वेक्टर ऐसा लिखा है, इसका मतलब मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मैं 2 स्ट्रेट लाइंस लिख के अंदर में कोई ऐसा z लिख के उसके ऊपर एरो रख दूँ, इसका मतलब मैं z वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। वॉट एवर दैट वेक्टर मे बी, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। तो ऐसा 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में लिख दिया, इसका मतलब मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा उसी ए वेक्टर के जो कैपिटल ए है उसके सर पे अगर मैंने ऐसा छोटा सा टोपी लगा दिया, इसको हम इंग्लिश में ए कैप पढ़ेंगे, तो उसी को मैं क्या बोलूँगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस सिंबल। नीचे वाले सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ए कैप या फिर ए हैट। इसको हम बोलेंगे सर पे छोटा सा टोपी लगा दिया है, कैप लगा दिया है, और ये तो पूरा एरो होगा, ठीक है। वेक्टर में पूरा सा एरो होगा, डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर जो होता है उसमें कैप लगा होता है। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, ए कैप, और ये है क्या, इट इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, ठीक है। हमें पता है किसी भी वेक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। दूसरा होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन को मैंने उसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि ऐसा स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो ए वेक्टर लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ये वाला क्वांटिटी जो ए कैप लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। यहाँ से इस ए कैप को मैं इसी तरफ रखूँ, इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए को यहाँ पे मैं नीचे भेज दूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन के आता है
कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा अलोंग द गिवन वेक्टर। ठीक है, ये एक बात हुई। अगर कभी वेक्टर इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू कोई एक नंबर है ए एक्स, उसके बगल में ऐसा लिखा है आई कैप, प्लस या माइनस कोई दूसरा नंबर है ए वाई, उसके बगल में लिखा है जे कैप, प्लस माइनस कोई तीसरा नंबर ए जेड और उसके बगल में लिखा है के कैप। तो इसमें क्या क्या चीज़ें समझनी है। ये जो पहला नंबर आई कैप के साथ लगा है ए एक्स, इसको मैं कहूँगा ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, आई कैप के बगल में जो भी नंबर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट है, जे कैप के बगल में जो भी नंबर है वो वाई एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट है, और के कैप के बगल में जो भी नंबर है वो जेड एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट है। ठीक है, तो ए एक्स को हमने कहा इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली ए वाई हो जाएगा ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ए जेड हो जाएगा ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन में ए एक्स, ए वाई और ए जेड तीनों ही कोई ना कोई नंबर होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये जो आई कैप लिखा है, कैप से हम लोग यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप का मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप का मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर वेक्टर आपका इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है तो कोई अगर पूछेगा कि इस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो उसका फॉर्मूला सिंपली ये है, रूट ओवर में आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और सब कुछ रहेगा अंडर रूट में। ठीक है, ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर की बात करें तो कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी या फिर वन ही होगा ऑलवेज। ठीक है, मैं यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज़ ऑलवेज यूनिटी या फिर वन। ठीक है, एक एग्जांपल है, एक वेलोसिटी वेक्टर गिवन है वी वेक्टर और हमें गिवन है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आगे हमें यूनिट्स गिवन है मीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स बताइए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, पहले पार्ट में ये पूछा है। दूसरे में हमसे कह रहा है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है v, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, और लास्ट पार्ट में पूछ रहा है कि एक यूनिट वेक्टर बताइए जो वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, तो आई कैप का जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप के साथ जो नंबर है वो होता है कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। के कैप के साथ जो नंबर होता है वो होता है कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड, वी वाई हो जाएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड, वी जेड हो जाएगा 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या था, रूट ओवर में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सब कुछ अंडर रूट में। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 प्लस 9 हो जाएगा 13, सॉरी हाँ 13, और 13 प्लस 16 हो जाएगा हमारा 29। ठीक है, तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 20√29 मीटर्स पर सेकेंड। लास्ट में हमसे पूछा था यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला था, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमेशा गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। गिवन वेक्टर क्या था हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जो कि था √29। तो अब चाहो तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दो, या आप चाहो तो इस √29 को सबके नीचे भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√29 आई कैप, 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 के कैप। ये है मेरा यूनिट वेक्टर अलोंग वी वेक्टर। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। ठीक है, कोई गिवन वेक्टर दे के अगर पूछ लेगा बताओ ये यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो सिंपली एक ही लॉजिक है, उसका आप निकाल लो मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें कह रहा है कि कोई वेक्टर ए है विच इज़ गिवन एज 80 आई कैप प्लस एक्स जे कैप। हमसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए सच दैट इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 100 यूनिट्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको हमें कितना करना है 100 यूनिट्स, और ये होगा क्या अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ए एक्स है कितना 80, 80 का स्क्वायर प्लस ए वाई कितना है एक्स, इसका स्क्वायर। दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूँ, स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 80 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से मैं एक्स का स्क्वायर अगर देखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 3600 और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 यूनिट्स। ठीक है, तो x आपको मिल गया 60 यूनिट, तो मैं वेक्टर a को करेक्टली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। अब मुझसे सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर बताइए अलोंग वेक्टर a। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, गिवन वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर ए कितना है 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, इसको मुझे डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड 100 से। ठीक है, आप चाहो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.8 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 0.6 जे कैप। ठीक है, ये आपका आंसर है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट में हमें कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ देखनी है। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो हमेशा ही स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू होगा। कब, जब आपने दोनों को टेल टू टेल जॉइन किया है। समझ आ रही है बात। ये अगर वेक्टर है तो जिस तरफ में एरो हेड है ये इसको मैं बोलूँगा ये हेड है, पीछे वाली साइड को मैं बोलूँगा टेल है। नीचे जैसे ये वेक्टर बी है तो ऊपर में जहाँ एरो हेड है ये हो जाएगा हेड, ये हो जाएगा टेल। ठीक है, गिवन ओरिएंटेशन में अगर मैं देखूं तो ये डॉटेड लाइन से वेक्टर बी का एंगल है 90 डिग्री और इस डॉटेड लाइन से वेक्टर ए एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ऐसे अगर देखोगे तो टोटल एंगल दिमाग कितना बोलेगा 90 प्लस 30 120, पर क्या 120 है, नहीं 120 है यानी कैसे पता चलेगा, पहले आपको उसे टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेल टू टेल ज्वाइन करने का मतलब दोनों के टेल को एक जगह कर दो। शिफ्टिंग अलाउड है, बी को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके ले जाऊँ ऊपर तो अब बी का मेरा हेड इधर है, बी का टेल इधर है। ए की बात करूं, ए का हेड इधर है, ए का टेल इधर है। अब मैंने टेल टू टेल ज्वाइन किया। अब ए और बी के बीच में बन रहे दो एंगल, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये बाहर वाला एंगल है। तो हमेशा आपको दोनों एंगल में से कौन सा एंगल लेना है, छोटा वाला। तो ये छोटा वाला एंगल यहाँ से जियोमेट्री से आपको कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है 60 डिग्री। यहीं से एक नोट में पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा कि मैक्सिमम एंगल किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में कितना हो सकता है 180 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर किसी वेक्टर को आपने डिस्प्लेस किया पैरेलल टू इटसेल्फ तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक, वेक्टर में आइदर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक चेंज हुआ या दोनों चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा वेक्टर चेंज हो गया है। ठीक है, इसी से दूसरा पॉइंट भी जुड़ा है कि अगर हमने वेक्टर को रोटेट किया बाय एन एंगल विच इज़ एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन का अगर ये इंटीजर मल्टीपल है, एन मेरा इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 ऐसा। ठीक है, तो अगर आपने 360 डिग्री के इंटीजर मल्टीपल से रोटेट करवाया है, ठीक है, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी और एंगल से आपने चेंज करवाया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और मेरा वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑल इन ऑल कंक्लूजन में आपको यही याद रखना है कि शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ इज़ परमिटेड, ये अलाउड है, बट उसका ओरिएंटेशन आप चेंज नहीं कर सकते। ओरिएंटेशन चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, वेक्टर बदल जाएगा। ठीक, टाइप ऑफ वेक्टर्स थोड़ा देख लेते हैं। एक वेक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पोलर या फिर कोई इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये पोलर या फिर कोई इनिशियल वेक्टर्स है। कहने का मतलब एक कोई ब्लॉक अगर ऐसा ग्राउंड पे मैंने रखा हुआ है
तो इस पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तभी ये ब्लॉक डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। बिना फोर्स लगाए तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। तो उस केस में मैं कहूँगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेरे कैसे वेक्टर हैं, पोलर या फिर कोई इनिशियल है। जियोमेट्रिकली अगर कोई एक वेक्टर ऐसा बना है, दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा बना है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये इनका कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए और बी वेक्टर्स मेरे पोलर या फिर कोई इनिशियल वेक्टर्स हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक्सियल वेक्टर्स, ठीक। एक्सियल वेक्टर्स की खास ज़रूरत पड़ती है रोटेशनल इफ़ेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सर्कुलर मोशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, ये सारी ही चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पोलर वेक्टर्स की मदद लेते हैं। एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन भी होते हैं इनकी डायरेक्शन पे, ठीक है। याद क्या रखना है, दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। कहाँ एक्ट करते हैं, दीज एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इनकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड पाम रूल से देते हैं, ठीक है। RHPR का मतलब है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि राइट हैंड की जो उंगलियां हैं, उंगलियों को अगर आपने सेंस ऑफ रोटेशन के अलोंग कर्ल किया तो थंब का जो डायरेक्शन है वो आपको क्या देगा, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। सेंस ऑफ रोटेशन के अलोंग अगर आपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया है तो राइट हैंड का ही थंब आपको एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। ये RH का मतलब है राइट हैंड। यही बात यहाँ पे लिखी है, इफ़ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर कर्ल्ड अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन then the thumb of the right hand points along the direction of axial vector, ठीक है। सामने से अगर मैं देखूं तो इस सर्कल में अगर मैंने ये जो एरो बनाया है इसके अलोंग रोटेशन होने लगे पार्टिकल का, ठीक है। ये कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। घड़ी की डायरेक्शन से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में अगर मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया तो मेरा थंब कहाँ, मेरी तरफ पॉइंट करेगा। उस डायरेक्शन को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैंने उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने घुमाया तो मेरा थंब मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है। उस डायरेक्शन में को मैं कहूँगा आउट ऑफ द प्लेन पॉइंट कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब हमारी तरफ। और स्कीमेटिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल बना के अंदर डॉट से, ठीक। अगर यही सेंस ऑफ रोटेशन उल्टा हो जाए, घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हो जाए, तो अब मैं राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज अगर घुमाऊंगा तो मेरा थंब कहाँ पॉइंट करेगा, वो नीचे की ओर मुझसे दूर पॉइंट करता है। उस डायरेक्शन को हम लोग एक सर्कल के अंदर क्रॉस बना के रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है या फिर हमसे दूर है, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यही दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्लॉकवाइज घूमेगा, फिंगर हमसे दूर जाएगा हमारे राइट हैंड का। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, थंब हमारे पास आएगा, ठीक। नेक्स्ट होता है इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक। फिर आता है पैरेलल वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स जो पॉइंट कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। दूसरा पॉइंट होगा एंगल बिटवीन दो पैरेलल वेक्टर्स कितना हो जाएगा, वो हमेशा रहेगा 0 डिग्री। इनके मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग अलग क्वांटिटीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों पैरेलल वेक्टर्स सेम ही चीज़ को भी रिप्रेजेंट करें। कहने का मतलब एंगल 0 होना चाहिए, कंडीशन बस यही है। ये वेलोसिटी वेक्टर है 5 मीटर्स पर सेकेंड का, ये 10 न्यूटन का मेरा फोर्स का वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो मैं कहूँगा ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा फोर्स को कर रहा है, पर क्या दोनों के बीच में एंगल 0 है तो दोनों को हम कहेंगे ये दोनों पैरेलल भी हैं, ठीक। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो जो वेक्टर्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे उनको हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा ही 180 डिग्री का होगा। इनमें भी वही बात है, मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स 180 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इन्हीं दोनों से जुड़ा है कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अगर हम वेक्टर्स को सेम लाइन पे अरेंज कर सकते हैं, शिफ्टिंग अलाउड है, ठीक है। शिफ्ट करके अगर हमने सेम लाइन पे अरेंज कर लिया तो हम कहेंगे ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर हैं, ठीक है। इसमें हमारे पैरेलल वेक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं,
एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे डायग्राम में मैंने यहाँ पे 4 वेक्टर्स बनाया। वेक्टर ए का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, वेक्टर बी का टुवर्ड्स लेफ्ट है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा है, डायरेक्शन फिर से टुवर्ड्स राइट है, डी का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है और इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। शिफ्टिंग अलाउड है, मैं सभी को खींच के ये जो डॉटेड लाइन मैंने बना रखा है इस पर मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो ये चारों ही वेक्टर्स कैसे हैं, ये चारों ही वेक्टर्स कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स या तो 0 होगा जब वो पैरेलल होंगे, या फिर 180 होगा जब वो एंटी पैरेलल होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 0 है उनको हम कहेंगे कि ये 0 या फिर एक नल वेक्टर है। इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, ग्राफिकली ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट का कोई भी डायरेक्शन नहीं बोल पाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे रेस्ट पे कोई भी पार्टिकल है तो उस रेस्ट पे रखे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, नल वेक्टर होगा। वेलोसिटी वेक्टर भी नल वेक्टर होगा, एक्सीलरेशन वेक्टर भी नल वेक्टर होगा, क्योंकि तीनों का ही मैग्नीट्यूड कैसा होगा, 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर के बारे में हम क्या जानते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी या फिर 1 होता है। इनका सिर्फ और सिर्फ यूज़ हम करते हैं डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह से कुछ लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं ए कैप या फिर ए हैट। ठीक है, और ए कैप का फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, गिवन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ऊपर में वाई एक्सिस और इस तरफ में इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर हम लेंगे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको मैं कहूँगा आई कैप, और ये होगा मेरा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग होगा जे कैप, इसको मैं कहूँगा दिस इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप को मैं बोलूँगा ये है मेरा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, स्ट्रिक्टली हमेशा आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग वाला है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग, के कैप जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक, कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करें तो कोई भी दो वेक्टर्स जो है किसी भी प्लेन में है, कहीं भी हैं, उन दोनों को मिला के हम एक प्लेन में सेट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि एनी सेट ऑफ टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक, नेक्स्ट में है नेगेटिव वेक्टर। किसी गिवन वेक्टर के जितना ही मैग्नीट्यूड आप एक वेक्टर को दे दो, लेकिन उसका डायरेक्शन पहले वाले से ऑपोजिट कर दो, तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर हमने बनाया वो पहले वाले का ऑपोजिट है। कहने का मतलब वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन एट दैट ऑफ एज दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, उसको हम कहेंगे कि ओरिजिनल वेक्टर का ये नेगेटिव वेक्टर है। कहने का मतलब अगर एक यहाँ पे मान लो फोर्स का वेक्टर है 5 न्यूटन का, ये है एफ वेक्टर। ठीक है, तो कोई बोलेगा माइनस एफ वेक्टर बताओ, तो मैं मैग्नीट्यूड तो इतना ही रखूँगा पर इसका डायरेक्शन मैं बदल दूंगा, तो इसको मैं बोलूँगा ये है मेरा माइनस एफ वेक्टर, ये है नेगेटिव वेक्टर इसका। ठीक, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है पोजीशन वेक्टर, इसका बहुत यूज़ पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर किस लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट, जैसे इसका नाम है पोजीशन वेक्टर, तो ये रिप्रेजेंट भी करता है पोजीशन ऑफ एनी गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स द पॉइंट P। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला जो 2 लाइंस लिखा है ये कब के लिए है, कोई एक पॉइंट आपको गिवन है तो दूसरा पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ओरिजिन ले रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन से इस P पॉइंट तक का जो वेक्टर बनेगा इसी को मैं बोलूँगा ये है मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन। ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स मेरे पास गिवन होंगे तो बात अलग हो जाएगी। 2 पॉइंट्स के केस में मैं 2 पोजीशन वेक्टर्स आएंगे मेरे पास। ठीक है, जैसे 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है, एक को मैंने बोला है पॉइंट नंबर 1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है 2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। ठीक है, तो अब इस केस में एक पोजीशन वेक्टर को मैं बोलूँगा r12 वेक्टर, एक को मैं बोलूँगा r21 वेक्टर। r12 वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सिमिलरली r21 वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का क्या मतलब है, पोजीशन ऑफ 1 एज सीन बाय 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ 2 एज सीन बाय 1। ठीक है, एक डायग्राम से इसको
समझेंगे। कभी अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, पॉइंट 1 और 2 का, और आपको ज़रूरत पड़ रही है R12 वेक्टर की, तो आप 1 वाले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में से 2 वालों को माइनस करेंगे, ठीक है। x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, x1 माइनस x2 i कैप, y1 माइनस y2 j कैप, z1 माइनस z2 k कैप। ये हो जाएगा R12 वेक्टर। कोई R21 वेक्टर कहता है तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। एक डायग्राम से कोशिश करते हैं सब कुछ समझने का। ये मेरा यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ पे मेरा पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 का पोजीशन मैंने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये है मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ 1.1 विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन, ठीक है। तो ये है मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन। सिमिलरली ये पॉइंट अगर 2 है तो ओरिजिन से मैं जो लाइन खींचूंगा, ओरिजिन से पॉइंट नंबर 2 की तरफ, इसको मैं क्या कहूँगा, ये है मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन। अब 1 और 2 के बीच में अगर मैं देखूँगा, ठीक है, तो ये एक वेक्टर ये है 1 से 2 की तरफ, इसको मैंने क्या बोला, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, R21 वेक्टर, ठीक है। पोजीशन ऑफ 2 एज सीन बाय 1 पे खड़े होके हम 2 की पोजीशन देखेंगे तो हमें मुंडी कहाँ रखनी पड़ेगी, आगे, ठीक है। और R12 वेक्टर का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या पोजीशन ऑफ 1 एज सीन बाय 2 पे खड़े होके अगर हम 1 को देखेंगे तो हमारा वेक्टर कहाँ होगा, पीछे की तरफ ही होगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट में कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एक वेक्टर है ए वेक्टर, हमने जिसको कहा है, जिसका वैल्यू आपको गिवन है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 9k कैप। कोई दूसरा वेक्टर बी है जिसके बारे में आपको गिवन है 2i कैप प्लस xj कैप प्लस 9k कैप। आपसे कह रहा है ये जो x हमने j कैप के आगे लगा रखा है वेक्टर बी में, इसका वैल्यू कितना हो सच दैट ए और बी का वैल्यू इक्वल हो जाए। आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, प्लीज़ इनको ट्राई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है जिसको हमने ए कैप से रिप्रेजेंट किया है और उसका वैल्यू आपको गिवन है आई कैप अपॉन रूट 2 प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। आपसे पूछ रहा है कि ये ए कैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है जिस भी वेक्टर को, क्या ये यूनिट वेक्टर है। तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप ए कैप का मैग्नीट्यूड निकाल लो। अगर ये मैग्नीट्यूड 1 आया है तो ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। इस केस में आएगा, एक बार चेक करेंगे आप। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि यूनिट वेक्टर बताइए अलोंग दिस वेक्टर x। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 16 और 9 25 हो जाएगा, प्लस ये 4 आ जाएगा रूट 29। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक वेक्टर x है जिसको हमने कहा है 3i कैप प्लस 4j कैप से रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरा वेक्टर y है जिसे हमने कहा है कि i कैप माइनस 2j कैप से रिप्रेजेंट हो रहा है। हमें एक तीसरा वेक्टर निकालना है, वेक्टर a, जिसका कि मैग्नीट्यूड y वेक्टर के बराबर हो पर वो पॉइंट कर रहा हो अलोंग वेक्टर x, ठीक है। तो सबसे पहले y का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो y का मैग्नीट्यूड अगर मैंने निकाला तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आई कैप का आगे कोएफिशिएंट कितना है 1, जे कैप के आगे कोएफिशिएंट कितना है -2। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कर दूंगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 5। तो y वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, रूट 5 यूनिट्स, ठीक। नेक्स्ट मुझसे कह रहा है कि पॉइंटिंग अलोंग x वेक्टर, तो मुझे यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो पहले x वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। x वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, उसके आई कैप और जे कैप वाले कोएफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो अंडर रूट में। तो रूट ओवर में 3 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर में 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5। ये आपको x का मैग्नीट्यूड मिला। तो यूनिट वेक्टर अलोंग x कैसे निकलेगा, वेक्टर आपके पास है 3i कैप प्लस 4j कैप, उसको आप डिवाइड करोगे 5 से। तो अब आपको जो गिवन वेक्टर चाहिए वो कैसे मिलेगा,
आपके पास मैग्नीट्यूड है √5, उसको आप डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से ये अपॉन में √5 आ जाएगा।